Good morning, dear children. How are you? Hope your studies are going on well. And we have completed our syllabus and we have already completed our syllabus through online session and some videos have been made for you. But today I am going to explain this chapter India, size and location, as some of the students were asking for textual videos. So let's understand the chapter इंडिया साइज एंड लोकेशन. चिल्ड्रन, आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं अपने इंडिया के बारे में, है ना. इंडिया के बारे में बहुत से फैक्ट्स आप जानते हो. इंडिया का मॉनसून, उसकी क्लाइमेट, उसके सीजन्स, इसके कल्चर, है ना. बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और पढ़ते ही रहते हो हमेशा. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में भी देखेंगे और मेनली जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी साइज़ और लोकेशन के बारे में. इंडिया की साइज़, इंडिया का लोकेशन क्या है ग्लोब पर, अर्थ में, है ना, उसको हम देखेंगे. ओके चिल्ड्रन, let's start the chapter. India is one of the ancient civilizations in the world. स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी कल्चर्स डेवलप हुई, फ्लरिश हुई. आपने देखा कि भाई जो भी सिविलाइजेशंस होती हैं वो कहाँ पर डेवलप होती हैं, कहाँ पर फ्लरिश होती हैं, नदियों के किनारे, है ना. नदी घाटी सभ्यता आपने जैसे इंडिया में पढ़ा है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है ना. तो ये इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो कि सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई, फली फूली. इसी तरह से वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशंस हैं, जो एक चीनी सभ्यता ह्वांग हो नदी के किनारे जो डेवलप हुई है ना, ह्वांग हो चाइनीज सिविलाइजेशन. आपने रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ा है, ग्रीक, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो ये जो भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से एक है इंडिया, है ना. एंशियंट सिविलाइजेशंस जो वर्ल्ड की हैं उनमें से इंडिया भी एक है. तो इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, है ना. लास्ट 5 डिकेड्स मतलब पिछले 50 वर्षों में. 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. एक डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष, है ना. 5 डिकेड्स मीन्स 50 ईयर्स, 6 डिकेड्स मीन्स 60 ईयर्स, है ना. तो पिछले 50-60 वर्षों से इसने एक मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना, बहुमुखी विकास हुआ है इसका. सामाजिक रूप से विकास हुआ है और आर्थिक रूप से विकास हुआ है ना, इंडिया का. तो इट हैज़ मूव्ड टूवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना. बहुत ही इसने जो है प्रोग्रेस किया है, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में. आप देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, खेती हो गई, कृषि हो गई. उसमें आप देखते हो कि किस तरह से पहले ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर होता था, अभी बहुत ज़्यादा इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना. नए नए तरीके और उन्नत जो बीजों की किस्म है, ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से, है ना, अच्छी किस्म के बीज. और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत सारी मशीन्स यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, है ना, एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए. इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ.
आप देख सकते हो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, है ना, और इसी तरह से, है ना, तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत इसका डिवीज़न है कई तरह से। तो तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आई हमारे सामने। अब टेक्नोलॉजी में आप देखते हो कि जो MNCs वगैरह हैं, है ना, उनकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है हमारे अपने देश में, कंट्री में, और भी नई टेक्निक्स मिलती हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह से, जो हमारे सोसाइटी सोशली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस में इन सब का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, टेक्नोलॉजी का भी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ा है ना। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व का जो इतिहास है, उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है भारत का। लेट्स सी द further topic, location. What is the location of India on the globe? Let's see. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. You can see this figure 1.1. See, this is figure 1.1. India in the world. This is the map of world, है ना, on globe. And what is the location of India on globe, in the globe? You can see here, this is India, है ना, ग्लोब पर ये इंडिया की लोकेशन है, इसकी पोजीशन है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया जो है वो यहाँ पर इस ग्लोब पर ये जो लाइंस हैं, है ना, कुछ तो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, है ना, लैटिट्यूडनल लाइंस। और ये यहाँ पर ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर्स, है ना, 0 डिग्री पर जो है, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, है ना। एंड ये जो इक्वेटर है ये डिवाइड करता है पूरे ग्लोब को, है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन बनी नहीं है अर्थ पर, है ना, बट ये एक काल्पनिक रेखा है कि जो कि ये काल्पनिक रेखा, ये इमेजिनरी लाइन पूरे वर्ल्ड को ये हाफ पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर, है ना। जो इक्वेटर्स के नॉर्थ में जो रीजन है ना, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, है ना, धरती जो है, और का उत्तरी भाग, और इधर जो है इक्वेटोरियल लाइन के साउथ में, है ना, ये जो है दिस इज द सदर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट, है ना। ये हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये जो है ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये इधर ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, ये दीज लाइन्स आर लैटिट्यूडनल लाइन्स, है ना, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया की पोजीशन क्या है। अब किस लैटिट्यूड के बीच में इंडिया का एक्सटेंशन है, नॉर्थ टू साउथ, आप देख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट्स, है ना। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट्स, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, 0 डिग्री पर इक्वेटर है, इसके हम अपर साइड में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, नॉर्थ साइड में। तो वहाँ पर ये जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये जो पेनिनसुला की टिप है ना, ये ओके। यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो पार्ट है ना, दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला। ये किस पर है, 8 डिग्री 4 मिनट्स
नॉर्थ पर है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसलिए इसको नॉर्थ कहा गया है। आप कहोगे कि साउथ क्यों नहीं लिखा, साउथ में इंडिया के साउथ में है बट ग्लोब पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है ना। तो इसलिए हम इसको कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और फिर इसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये यहाँ पर जो है ये जो पोजीशन है ये कहाँ है, ये लैटीट्यूड आप देख रहे हो, ये 45 डिग्री है, इसके अंदर ही है ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक इसका एक्सटेंशन है इंडिया का जो मेन लैंड है, नॉर्थ टू साउथ, ओके। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन हो गया है ना, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है। अब आप लॉन्गिट्यूड्स, इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ हम देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट्स, आपने देखा कि ये ईस्ट है ना, इधर ग्लोब पर ये वेस्ट है ना। अब ईस्ट में क्योंकि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट है ना, तो ईस्ट में अब जो भी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल में ईस्ट में ही है ना ये सब, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। यहाँ आप देखो ये है 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120, तो ये क्या 68 डिग्री 7 मिनट्स। 60 के बाद आप इधर इसके बीच में यहाँ पर देखते हो ये जो यहाँ से एक्सटेंशन इसका है, यहाँ से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है ना। वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंशन है इसका वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन है इंडिया। तो इस तरह से आपने देखा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा आपने यहाँ से यहाँ तक, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ओके डियर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपने पोजीशन देखी इंडिया की क्या है, लोकेशन क्या है ग्लोब पर है ना। तो अब हम देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स है ना। अर्लियर आपने पहले भी देखा है, वो सब हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो इंडिया है ना, वो उसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। यहाँ देखो लिखे हुआ दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये लाइन ये इंडिया को लगभग 2 हाफ पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में। इधर ये नॉर्दर्न साइड हो गया और इधर आप देख सकते हो इधर ये पेनिनसुला है ना, आधा पार्ट इधर है और आधा इधर ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो इसको इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कुछ पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ में इसके पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का। ओके चिल्ड्रन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है ये, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, मतलब ये लैटिट्यूड पर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये आप देख सकते हो है ना। यहाँ आप देख सकते हो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये 24 डिग्री है, यहाँ पर 23 डिग्री हो गया, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है ना। तो ये आप देख सकते हो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये 24 डिग्री है ना। यहाँ पर ये 23 डिग्री 30 ना, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर है। ओके, ये आपको यू शुड
रिमेंबर दीज थिंग्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो आपने देखा कि भाई इंडिया का साइज़, इंडिया का लोकेशन ग्लोब पर कहाँ है ना, किस लॉन्गिट्यूड पर है, और इसका एक्सटेंशन जो मेन लैंड है इंडिया की उसका एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है, जो कि कंट्री को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, नाउ टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively, है ना। तो इस तरह से साउथ ईस्ट और साउथ जो मेन लैंड है इंडिया का, है ना, उसके साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप है। मतलब साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है ना, लक्षद्वीप आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी है ना, वेस्ट में, है ना, ईस्ट में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट हो गया ये क्या है, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, साउथ भी है, इंडिया का साउथ है और ईस्ट है, और ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ है और वेस्ट साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साउथ ईस्ट में क्या, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ओके, है ना। तो और यहाँ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है। इसको भी देखा आपने, समझ लिया। आप यहाँ पर इसका एक्सटेंशन देख सकते हो, वेस्ट से ईस्ट तक जो एक्सटेंशन है इंडिया का वो कितना है, 2933 किलोमीटर्स, है ना। और यहाँ आप देख सकते हो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट्स इधर है ऊपर नॉर्थ साइड में, और इधर साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पर है ये आप देख सकते हो। ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में है। ये पेनिनसुला का जो टिप है ना, सदर्न पार्ट है पेनिनसुला का इंडिया का, और इसका एक्सटेंशन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडिया की मेनलैंड का क्या है, आप देख सकते हो कितना लंबा है ये, 3214 किलोमीटर्स, है ना। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है, 2933 किलोमीटर्स। ओके चिल्ड्रेन, हाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस, है ना। तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, है ना, इनका एक्सटेंट आपको फाइंड आउट करना है अपनी एटलस से। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एटलस to find out these extensions. Do you know the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami? क्या आप जानते हैं कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, दैट इज इंदिरा पॉइंट, वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था, पानी में पूरी तरह से डूब गया था, उसको इंदिरा पॉइंट कहते थे। ओके, अब हम देखते हैं इसके साइज के बारे में। इट्स साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India's total area accounts for about
2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो लैंड मास है इंडिया का, है ना, उसका एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? वो लगभग 2.4% है। टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% इंडिया का एरिया है ना। इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% है जोग्राफिकल एरिया। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर that India is the 7th largest country of the world. About हाँ, तो आप फिगर 1.2 आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, दिस इज फिगर नंबर 1.2 और इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट रैंक पर क्या है? सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट कंट्री क्या है? रशिया। एंड सेकंड नंबर कनाडा, एंड थर्ड नंबर पर यूएसए है, फोर्थ पर चाइना, ब्राज़ील है फिफ्थ रैंक पर, और ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर है, एंड देन कम्स इंडिया ऑन 7th रैंक, है ना। तो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर these largest 7 countries. You should remember these countries. Okay. Now India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। अब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है ना, और इसकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है ना, कोस्टल लाइन जो है वो 15,200 किलोमीटर्स है, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन का, मेन लैंड का, जिसमें कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है, पूरा उसको मिला करके 7,516.6 किलोमीटर्स है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया जो है ना, वो अपने नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। जो माउंटेन्स है ना, फोल्ड माउंटेन्स जो है वो यंग फोल्ड माना जाता है, क्योंकि इसका जो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ है वो काफ़ी बाद में हुआ है ना। तो इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, हम यंग माउंटेन्स कहते हैं। वलित पर्वत है क्योंकि फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से फॉर्मेशन हुआ है हिमालयाज़ का, है ना। तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं इंडिया के, उनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean. साउथ की साइड में है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ है ना, और फिर उसके साउथ में सदर्न जो लैटिट्यूड है वो टेपर होता चला जाता है इंडिया, है ना। और इस तरह से कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है इंडिया? इंडियन ओशन तक, वेर इट डिवाइड्स 2 सीज, dividing it into 2 seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east, ना।
तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आप यहाँ पर देखते हो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री पर है, 23 डिग्री 30 मिनट्स पर ये है ना। और फिर इसके आगे 22 डिग्री से लेकर के अब यहाँ पर ये 20 डिग्री है ना, और इधर 22 डिग्री है ना, यहाँ 22 डिग्री से लेकर के इधर नॉर्थ साइड जो है ये एक टेपर होता जाता है ना, सकरा होता जाता है इंडिया पेनिनसुला की तरह से, है ना। और फिर इस तरह से ये आप देख सकते हो कि कैसे ये यहाँ तक बढ़ता जा रहा है, टेपर होता हुआ, सकरा होता हुआ, है ना। और इंडियन ओशन तक ये पहुँचता है यहाँ पर। और ये 2 पार्ट्स में इसको इंडियन ओशन को डिवाइड करता है। इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है ना। इधर ये नीचे इंडियन ओशन है। तो look at figure 1.3 at note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree। अब आप 1.3 फिगर देखिए, है ना, और देखिए कि किस तरह से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का, वो लगभग 30 डिग्री है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फिगर 1.3 आप देखिए, फिगर 1.3 है ना, यही फिगर है, इसको आप देखिए कि किस तरह से ये जो एक्सटेंशन है ना 30 डिग्री तक ही। आप यहाँ पर देखो 68 डिग्री 7 मिनट्स और इधर देख लो 97 डिग्री 25 मिनट्स। मतलब ये दोनों को आप देखिए, इसमें 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, 30 डिग्री में ही आ जाता है पूरा, है ना। तो और इधर आप देखो 37 डिग्री और इधर 8 डिग्री, मतलब यहाँ भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर आ रहा है। 30 डिग्री ही ये भी कवर कर रहा है एक्सटेंशन। यहाँ भी एक्सटेंशन 30 डिग्री तक ही है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ भी एक्सटेंशन 30 डिग्री तक ही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है ये स्मॉलर है ना। ये ईस्ट से वेस्ट तक का, यहाँ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंशन जो है ये स्मॉलर दिखाई पड़ता है इससे। ये जो है ना, ये ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सटेंशन है ना, यहाँ से ये एक्सटेंशन ये छोटा है ना। और ये जो विस्तार है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन से ज़्यादा ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन बड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ओके चिल्ड्रन, इतना आपके समझ में आ गया होगा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर होता है समय में। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. तो
जो इस क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। समझ लो अगर यहाँ पर 6 बजे सनराइज़ होता है ना, अरुणाचल प्रदेश गुजरात में 6 बजे अगर सनराइज़ होता है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सनराइज़ हो जाता है ना। तो इसलिए ताकि टाइम जो है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इसके लिए जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए बनाई गई है, एक मानक रेखा मानी गई है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में, जो कि मिर्ज़ापुर से पास होती है। मिर्ज़ापुर से जो लाइन निकलती है, ये यहाँ आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर ये जो लाइन है 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट्स है ना, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि मिर्ज़ापुर से पास होती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको बोलते हैं, है ना। ये देखो, ये इंडिया के बीच से इसको लिया गया है, ताकि ये देखो यहाँ और यहाँ एकदम बीच में है ये इंडिया के, है ना, ताकि ये जो टाइम जो दो घंटे का अंतर आता है, ताकि यहाँ से सेम टाइम रहे पूरे इंडिया में, जो हमारी वॉचेज़ हैं वो सेम टाइम शो करें, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लाइन मानी गई है। तो यहाँ पर द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड। तो जी के जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ना, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की साइड में जाते हैं तो ये दिन और रात को इन्फ्लुएंस करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। आप कैसे पड़ता है अभी देखते हैं यहाँ पर। फाइंड आउट वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना, कि ये क्यों सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स पर जो लाइन है। सेकंड है, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर, है ना। ये क्वेश्चंस हैं फाइंड आउट करने के लिए, इसको आपको फाइंड आउट करना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना। अब हम देखते हैं The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes, which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. Indian landmass जो है ना, वहाँ एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, इंडियन लैंडमास का। तो इंडिया क्या है, वो एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, है ना। एशियन कॉन्टिनेंट में है इंडिया भी, लेकिन वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है इसका, क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है इंडिया, है ना। तो द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो इस तरह से जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं, है ना, जो कि किसको कनेक्ट करते हैं, यूरोप की कंट्री, वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, है ना। इनकी वजह से इंडिया की जो पोजीशन है वो एक सेंटर पर है, एक सेंट्रल लोकेशन इसको प्रोवाइड होती है ना। ट्रांस इंडियन रूट्स जो है ये आप देख सकते हो इसको कि किस तरह से, है ना, ये सेंटर में है इंडिया लोकेटेड, आप देख सकते हो। ये एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है साउथ में है, साउथ एक्सटेंशन है इसका, साउथ वेस्ट में इंडिया है ना, एशिया के एशियन कॉन्टिनेंट में। और ये जो है इसका आपको कोस्ट
देख सकते हो, है ना, ये जो है ना, यहाँ से ये रूट्स हैं, ये ट्रेड रूट्स हैं, ट्रांस इंडियन रूट्स जो हैं ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया को। इंडिया बीच में है, इधर देखते हो आपकी वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इधर भी जो कंट्रीज़ हैं, है ना, तो यहाँ से जो है ट्रेड होता है इधर और इधर। ये काफ़ी एंशियंट टाइम से ही ये होता रहा है ना। इधर आप देख सकते हो किस तरह से ये सेंट्रल लोकेशन पर है इंडिया वर्ल्ड में। तो नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, है ना। तो आप उसमें देखते हो कि कैसे जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में तक गया है वो। तो इस तरह से वो इट हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, है ना। और इस तरह से ये इंडिया को हेल्प करता है ताकि वो वेस्ट एशिया के क्लोज कांटेक्ट में रहे। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, है ना। अफ्रीका और यूरोप वेस्टर्न कोस्ट से अफ्रीका और यूरोप तक ट्रेड रूट्स हैं, है ना, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया तक ईस्टर्न कोस्ट से, है ना, ट्रेड हो सकता है, मतलब उसके क्लोज कांटेक्ट में है इंडिया के। तो नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it, है ना। तो कोई भी कोस्ट लाइन इतनी लंबी नहीं है जितनी कि इंडिया की कोस्ट लाइन है ना। ये आप देख सकते हो भाई, ये कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है ना। तो जो कि एक बहुत ही एमिनेंट पोजीशन प्रोवाइड करता है इंडिया को। इधर आप देख सकते हो कि किस तरह से इधर से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, है ना, ये कैसे क्लोज कांटेक्ट में है इंडिया के। इधर जो है ये ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है ये क्लोज कांटेक्ट में है इंडिया के। तो इसकी ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी वजह से। Do you know, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर, है ना। 1869 में, है ना, सुएज कनाल की ओपनिंग हुई, सुएज कनाल खोला गया और उसकी वजह से लगभग 7,000 किलोमीटर्स जो है दूरी कम हो गई। डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, ये है सुएज कैनाल, है ना, ये है ना, ये जो सुएज कैनाल है, सुएज नहर है ना, ये रेड सी है और यहाँ पर ये सुएज कैनाल है। इसकी ओपनिंग 1869 में हुई और जिसकी वजह से अबाउट 7,000 किलोमीटर्स डिस्टेंस वॉज रिड्यूस्ड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, है ना। तो इस तरह से ये दूरी काफ़ी, नहीं तो पहले क्या होता था कि यहाँ से घूम करके जाना पड़ता था इधर, है ना, साइड में, लेकिन अब इसकी वजह से अब यहाँ से डायरेक्टली जो है ये यहाँ तक रास्ता खुल गया, आने जाने का रूट जो है यहाँ तैयार हो गया। Okay, dear children, India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वर्ल्ड के साथ, वो युगों तक चलते रहे, है ना, युगों से हैं, एजेस से हैं, लेकिन जो उसका रिलेशनशिप है लैंड रूट से, है ना, वो
उसके मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से ज़्यादा पुराना है ना भाई। जो स्थल मार्ग है, लैंड रूट है ना, उससे जो रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया की, है ना, वो उसके जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कि समुद्र से जब से उसका संबंध जुड़ा है, समुद्र मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से, है ना भाई, समुद्र की वजह से जो सीज हैं, महासागर है ना, उससे काफ़ी पहले से स्थल मार्ग से या लैंड रूट से कनेक्टेड रहे हैं, पूरे विश्व के साथ कांटेक्ट रहा है इंडिया का, है ना, पूरे वर्ल्ड के साथ। आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है कि पहले कैसे सिल्क रूट के थ्रू, है ना, लैंड रूट से जाते थे लोग, व्यापार होता था फॉरेन के साथ। और जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, है ना, विदेशी यात्री जो भी आते थे उन्हीं लैंड रूट से आते थे, पासेस के थ्रू हो करके। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ये समुद्र के रास्ते से जो कांटेक्ट हुआ लोगों के साथ, पूरे विश्व के साथ जो स्थापित हुआ, उससे काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से ही जो है लैंड रूट से कांटेक्ट रहा है पूरे विश्व के साथ, वर्ल्ड के साथ। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स the routes have the various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time, है ना। जो बहुत सारे पासेस थे दर्रे माउंटेन्स में, नॉर्थ में, है ना, उनकी वजह से पैसेजेस प्रोवाइड हुए, लोगों को रास्ते मिले, है ना, एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए, और उन्हीं रास्तों से होकर के आते थे ट्रैवलर्स। जबकि जो ओशंस है ना, उन्होंने काफ़ी समय तक इस तरह के इस रिस्ट्रिक्शन इंट्रैक्शन को रोक के रखा, लॉन्ग टाइम तक, है ना। ओशंस से ओशन एक रिस्ट्रिक्शंस के रूप में ओशंस ने काम किया, है ना। यहाँ काफ़ी बाद में यहाँ लोगों ने इसके थ्रू कांटेक्ट करना शुरू किया, लोगों का कांटेक्ट हुआ, इंटरेक्शन हुआ टू, और ये ट्रेड रूट के रूप में ये काफ़ी बाद में चल करके जो है ये डेवलप हुआ। इसके पहले रास्ता कहाँ से, लैंड रूट के थ्रू पैसेजेस होते थे, जो पासेज होते थे माउंटेन्स में ना, उनके थ्रू लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, चाहे वो ट्रैवलर्स थे, है ना, या कि जो भी ट्रेड वगैरह होता था उन्हीं पासेस के थ्रू होता था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एशियन टाइम्स, है ना। तो ये जो रूट्स हैं, है ना, उन रूट्स के थ्रू एक्सचेंज हुए आइडियाज़ के, कमोडिटीज़ के, एशियन टाइम से ही, है ना, काफ़ी प्राचीन काल से ही विचार लोगों के और जो चीज़ें हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब कि विदेशों से लोग यहाँ आते थे इंडिया में, इंडिया से भी लोग जाते थे, बाहर से लोग आते थे और यहाँ से प्रभावित होकर के यहाँ की कल्चर, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर के लोग बाहर जाते थे और वहाँ पर यहाँ के आइडियाज़ स्प्रेड होते थे, है ना। और जो आइडियाज़ थे, दिस आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो इस तरह से ये जो भी आइडियाज़ थे, जो रामायण
उपनिषद, है ना, पंचतंत्र की जो कहानियाँ थीं, और जो इंडियन न्यूमरल्स थे और जो डेसिमल सिस्टम था, है ना, दशमलव पद्धति, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुँची, है ना, इन्हीं रास्तों से होकर के, इन्हीं पैसेज के थ्रू। दैट स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो इस तरह से मसाले थे, मसलिन, मलमल, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, ढाका का मलमल, है ना, और जो दूसरे व्यापारिक चीज़ें थी, मर्चेंडाइज, वो इंडिया से बाहर को भेजी जाती थी डिफरेंट कंट्रीज़ में। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इसी तरह से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ग्रीक सभ्यता थी ना, उसकी जो स्कल्पचर्स थी ग्रीक की, यूनानी मूर्तिकला वगैरह हो गई, शिल्प कला जो हो गई, है ना, और इसके अलावा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी, डोम, है ना, गुंबद और मीनारें, है ना, वेस्ट एशिया से वहाँ से लोग आ कर के यहाँ पर हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, उन सब आर्ट्स को, उन कलाओं को, उन आर्किटेक्चर को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में देखा जा सकता है ना। तो इस तरह से लोग विदेशों से यहाँ आते थे, यहाँ से लोग विदेशों में जाते थे, है ना। तो बाहर की जो आर्ट होती थी, आर्किटेक्चर था, वो इंडिया में आती थी, है ना। तो एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे के आइडियाज़, है ना, वो देश से बाहर स्प्रेड होते थे, है ना, और लोग इन्फ्लुएंस होते थे एक दूसरे के आइडियाज़ से, उनके कल्चर से, है ना। तो कैसे? सबसे पहले लैंड रूट्स के थ्रू, है ना, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, क्लोज कांटेक्ट में आए, और फिर बाद में जो है ओशंस, जो ओशनिक रूट्स थे, है ना, इनसे भी फिर बाद में कांटेक्ट होना शुरू हुआ। आपने देखा कि भाई कैसे जो ये फॉरेन जो कंट्रीज़ थी, या ये लोग ट्रेड के लिए ही आए इंडिया में, है ना, 1600 में जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, डच, पोर्तुगीज़, फ्रेंच, है ना, ये सभी देश, है ना, ये व्यापार करने के लिए ही आए थे इंडिया में, और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हो गई यहाँ पर, है ना, ये तो इसके थ्रू आए थे, समुद्र के थ्रू, ओशन रूट्स के थ्रू। नाउ लेट्स सी द फर्दर टॉपिक, इंडियाज़ नेबर्स, है ना, इंडिया के जो पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ जो है इंडिया की। इंडिया ऑक्यूपाइज एन important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories, or you can say 8 union territories, क्योंकि अब 2 union territories merge हो गई हैं 19 में, है ना, तो इसलिए हम 9 की बजाय 8 union territories को कह सकते हैं। जो दमन एंड दीव और नगर हवेली है ना, ये दोनों एक साथ मर्ज हो गई हैं। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इसकी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडिया की, जहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, है ना, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो आप उन यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या क्या है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, एरिया वाइज कौन सा स्टेट स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, और कौन सा सबसे बड़ा है। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, वो स्टेट्स जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है, है ना, या कि कोस्ट पर जो लाई नहीं करता है, वो कौन से स्टेट्स हैं। Classify the states into 4 groups, each having common frontiers with Pakistan, China, Myanmar and Bangladesh. Okay children, आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? इंडिया की जो
बाउंड्रीज़ हैं, है ना, उसकी जो सीमा है इंडिया की लैंड बाउंड्री, वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, चाइना और इसके साथ, है ना, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है ईस्ट में। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, है ना, हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं सी के उस पार, है ना, वहाँ पर 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, नेमली कौन कौन से हैं वो, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नेबर्स है ना, सी के अक्रॉस, वहाँ पर 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, ये हमारे नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका को सेपरेट कौन सी रेखा करती है, इंडिया से कैसे सेपरेटेड है श्रीलंका, बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट, एक नैरो चैनल सी में, एक नैरो चैनल जिसको हम पाक स्टेट कहते हैं ना, वो सेपरेट करता है इंडिया से श्रीलंका को, यहाँ से, है ना, एक नैरो चैनल जिसको हम पाक स्टेट कहते हैं, ये पाक स्टेट, है ना, इसको कहा जाता है, और ये इंडिया से श्रीलंका को सेपरेट करती है पाक स्टेट। तो यहाँ आप देखते हो कि श्रीलंका और मालदीव्स, है ना, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सदर्न कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखते हो कि गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड द साउथ टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव्स कहाँ पर, मालदीव आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, है ना, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी इसका बहुत ही ज़्यादा मजबूत, है ना, लिंक रहा है। एंड लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो इस तरह से आप अपने मैप पर देख सकते हैं, फिजिकल मैप है जो एशिया का आपके एटलस में, है ना, उस पर देखिए और नोट करिए कि कैसे इंडिया जो है अपने एशिया से किस तरह से वो अलग है। डू यू नो स्कूल भुवन is a portal providing map-based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources, environment and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan NRSC ISRO. Based on NCERT syllabus, you can explore various maps of India related to the secondary stage on https:/bhuvan app government in MHRD NCERT। ओके डियर चिल्ड्रन, आज आप इसको देखना, फाइंड आउट करना ये साइट खोल करके, है ना, इसको आज आपको देखना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स मस्ट बी डन इन योर नोटबुक्स। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स तो आपने पहले ही कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ये चैप्टर पहले ही फिनिश कर लिया था। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, है ना। आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आप क्लास में आकर के। ओके, थैंक यू एवरीवन।